IIT JEE 2011 पेपर 2 सॉल्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमंग द कंपाउंड गिवन, ये कंपाउंड्स गिवन है। पहला जो है टर्सरी एरोमेटिक अमीन, सेकंड सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, थर्ड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एंड फोर्थ इज प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, चार पार्ट्स। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन, वन दैट वुड फॉर्म a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 dilute HCl। मतलब कोई एक कंपाउंड है इनमें से, इनके ऊपर अगर हमने NaNO2 और डाइल्यूट HCl का ट्रीटमेंट किया, इससे कह रहे हैं फॉलोड बाय एडिशन ऑफ अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, तो इससे ब्रिलियंट डाई का फॉर्मेशन। अब चेक करते हैं, एक्स कोई कंपाउंड जिसके ऊपर NaNO2 HCl का ट्रीटमेंट है, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन डाइजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 HCl गिव एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। इट मींस इनमें से कोई ना कोई आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होना चाहिए। तो ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन ये भी प्राइमरी, तो ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक। इट मींस आंसर होगा वो कौन सा है, सी। और अगर पूरे केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचें तो ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, इसका रिएक्शन इन्होंने करा रखा है NaNO2 HCl। इट मींस डाइजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं, और डाइजोटाइजेशन से जो कंपाउंड बनाएंगे वो होगा डाइजोनियम सॉल्ट। इसका फॉर्मेशन कर लिया, और इस डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन कर रहा है, तो ये नेफ्थलीन, इस नेफ्थलीन का इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और इस पोजीशन को बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे OH लगा लूं तो ये कंपाउंड हो जाएगा बीटा नेफ्थॉल। तो हमें मालूम है कि OH का प्लस है, और OH के प्लस के कारण ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो और ये पैरा हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। इट मींस या तो इन पोजीशन से किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होगा, और ऐसा देखा जाता है कि पैरा ब्लॉक है, अगर मैं यहां से अटैक कर रहा हूं तो यहां पॉजिटिव बनेगा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी OH का, अगर यहां पॉजिटिव बनाऊं ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहा हूं तो यहां पॉजिटिव बनेगा जो केवल कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा प्लस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन करेगा। इट मींस ये पोजीशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं और इसी के ऊपर अटैक करते हैं। इट मींस इसी के रेजोनेंस कारण ये पोजीशन इसके ऊपर अटैक करेगी और बॉन्ड तोड़ देगी। इट मींस पहला लेवल फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपने इसके थ्रू कर रखा है, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। तो इससे जो कंपाउंड मिलेगा, द कंपाउंड विल बी लाइक दिस, ये बीटा नेफ्थॉल, और इसी बीटा नेफ्थॉल के अल्फा पोजीशन से ये कंपाउंड मतलब ये डाइजोनियम सॉल्ट अटैच हो जाएगा, और जो कंपाउंड मिलेगा ये होगा रेड ब्रिलियंट डाई या PBD। तो PBD की नाम बात ना करें बल्कि कलर डाई की बात करें, तो रेड कलर की डाई होती है, तो इसी की बात कर रहा है कि इसके ऊपर अगर हमने NaNO2 HCl का ट्रीटमेंट किया फॉलोड बाय बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन करा, तो जो ब्रिलियंट डाई है, तो ब्रिलियंट रेड कलर का डाई होगा वो ये कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इन्होंने दिया एक 6 मेंबर रिंग में ईथर है और साथ में अल्कीन्स है, इसके ऊपर इन्होंने रिएक्शन करा रखा है RCH2OH और H+, और ये H+ एनहाइड्रस है, ये H+ एनहाइड्रस है। अब चेक करते हैं, सिस्टम में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब H+ का अटैक यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसका अटैक कराता हूं तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो इंटरमीडिएट एक बार H यहां जुड़ने से, एक बार H यहां जुड़ने से, और ये भी पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर ले, और ऑक्सीजन का लोन पेयर का अगर अटैक करा दें तो जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बोल रखा है कि मेरा रूल हमेशा दिमाग में रखने, अजनीस रूल,
कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इफ more than one intermediates are formed, then stability of intermediate will always decide the formation of major product. तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर H प्लस का अटैक कराते हैं और 3 इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इन तीनों इंटरमीडिएट में जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे OC का प्लस है और OC का प्लस है, एक बार आईटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि C5H10O जो कोई कंपाउंड X है, इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने से हमें जो कंपाउंड मिलता है A और B, इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर हम हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ही हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं और इस पर्टिकुलर की रिएक्टिविटी 10⁻15 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इथीन। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये अल्कीन है और इसी पर्टिकुलर के ऊपर इन्होंने ब्रेकिंग कर रखी है और ब्रेकिंग करने से एक अल्कोहल ये फॉर्म होगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस OR या OC का प्लस साइन बहुत ज्यादा है 10⁻15 टाइम्स। इट मींस अगर हम बात करते हैं कि एक इंटरमीडिएट ये है, दूसरा इंटरमीडिएट ये है, तीसरा इंटरमीडिएट ये है, तो इसमें ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का माइनस साइन। इस पर्टिकुलर का हाइपर कंजुगेशन देखें तो 2 तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइपर कंजुगेशन, लेकिन इस पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे OC का प्लस है मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। और अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लें तो आप देख सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्टेट का कंप्लीशन के कारण बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। इट मींस हमें इन दोनों इंटरमीडिएट्स के बारे में नहीं सोचना है, जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है वो ये। और इसी के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन है, तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर इसके ऊपर करा दें और अल्कोहल के रिएक्शन से बाद में प्रोटॉन निकाल ले तो फाइनल जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का नेचर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब एक ही कार्बन पे OC इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एसिटल। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन है हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल क्या होते हैं? हेमी एसिटल मतलब एक ही कार्बन पे अगर OH और साथ में OR हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिटल। मतलब अगर किसी रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अगर आपने अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो पहले लेवल में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है हेमी एसिटल। मींस एक ही कार्बन OH होगा साथ में OR होगा, लेकिन इसके ऊपर फिर से अगर रिएक्शन करा दें अल्कोहल का तो अब जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड होता है एसिटल। मतलब एक ही कार्बन पे OR या OC। तो ध्यान से देखिए इसकी कंडीशन OC कंपाउंड है एसिटल। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हेमी एसिटल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एसिटल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ईथर। अगर ध्यान से देखें तो ईथर लिंकर्स भी है COC ईथर लिंकर्स भी है और लास्ट का एस्टर। तो एस्टर मतलब हमें चाहिए COOC, तो ईथर है एस्टर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पूछा जा रहा है कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन मतलब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट के बारे में सोचना है तो ईथर भी है और साथ में एसिटल भी है। तो ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें हम इस तरह की बात करें जिसमें एक ही कार्बन में 2 OR आ जाए तो उसका नॉर्मल ईथर नहीं बोलते हैं बल्कि उसका सिंपल यूज करते हैं एसिटल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है द आंसर इज एसिटल। नेक्स्ट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो है द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज, इन्होंने ग्लूकोज लिया हुआ है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, OH यहां लगा रखा है, H इस पोजीशन पे, यहां OH, यहां H, यहां OH कॉरस्पॉन्डिंग, यहां भी OH, ये H और यहां पे CH2OH, ये कंपाउंड बना रखा है। मतलब इन्होंने बीटा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म बना रखा है। मतलब अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये CH2OH, OH, OH, H, OH, यहाँ है H, OH, H और H, ये ग्लूकोज है। तो इसी ग्लूकोज में सिस्टम में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो इनमें से कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके पहले हेमी एसिटल बना सकता है, क्योंकि आपने अभी देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन कराएं तो यही इसके ऊपर अटैक करके पहले लेवल में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है।
हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। तो सिस्टम में एल्डिहाइड भी है और सिस्टम में बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप भी हैं। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके हेमी एसिटल बना सकते हैं। तो अगर ये अटैक करता है तो 1 2 3 में बढ़ रही, ये अटैक करे 4 5, लेकिन ये अटैक करे तो 6। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर OH का इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कराते हैं और इसको तोड़ देते हैं। तो इसके तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलता है उस पर्टिकुलर के अलोंग एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिया गया, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिया गया कि इस पर्टिकुलर में, लेकिन फिशर की बात कर ले पहले, कि फिशर ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें ये बोला कि जो राइट हैंड साइड में होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको ये ऊपर लिखेंगे। तो इसका मतलब अब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2OH, ये ऐसे ही है, यहाँ पे O, यहाँ OH, H, OH, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग H, H, यहाँ OH, यहाँ H। एक बार OH को मैं इधर लिख लूँ, H को इधर लिख लूँ और ये स्ट्रक्चर बना लो, और दूसरा स्ट्रक्चर एक बार OH को इधर लिख लो, CH2OH, O, OH, H, OH, H, OH, H, OH और H, H, और इसी को लाकर जोड़ दें। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर कार्बन जो ओरिजिनली कार्बोनिल कार्बन है और इसी कार्बोनिल कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरेट हो रही है। मतलब अगर एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन करें तो हेमी एसिटल बनेगा, और हेमी एसिटल में चारों पार्ट अलग अलग है, मतलब सिस्टम कायरल बनेगा। अब ध्यान से देख भी सकते हो, ये कार्बन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कार्बन न होते हुए भी हमें लगता है कि यहाँ पे कार्बन है। तो इस ड्रॉबैक को हटाया हावर्थ ने, और हावर्थ ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया। और इस पर्टिकुलर में जो राइट हैंड साइड में है इसको इन्होंने नीचे लिखा, जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको इन्होंने ऊपर लिखा। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को देखूं और यहाँ पे OH, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, इसे कॉरस्पॉन्डिंग H, H, OH, H, H और CH2OH। तो अगर OH नीचे लिखा जाएगा तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को इन्होंने बोल दिया अल्फा, और अगर ही OH ऊपर हो जैसे इस वाले केस में आएगा, इस वाले केस में अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, OH, H, कॉरस्पॉन्डिंग OH, H, OH, H, H, CH2OH, OH और H। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को इन्होंने बोल दिया बीटा फॉर्म। तो इसमें जब भी OH को नीचे लिखोगे ये पर्टिकुलर फॉर्म होगा अल्फा, जब भी OH ऊपर लिखा जाएगा ये पर्टिकुलर फॉर्म होगा बीटा। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने में कुछ प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम था कि सिस्टम 6 मेंबर रिंग में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर अगर ध्यान से देखो तो एंगल 120 डिग्री है, तो इसलिए इसका चेयर फॉर्म दिया गया। जैसे साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म उसी तरह ग्लूकोज का भी चेयर फॉर्म। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर अल्फा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म बना है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, जो नीचे है उसको नीचे लिखना है, जो ऊपर है वो ऊपर लिखना है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के बेसिस पर लिखा जाता है। क्लियर? तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन बनाने का तरीका कि हमें अल्टरनेट ऊपर और नीचे लिख कर देख लेना है। मतलब अगर मान लो मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स कर दिया, तो अगर मैंने लिखा ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इट मींस ये जो पोजीशन है ये सारी पोजीशन है एक्सियल, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो ऊपर नीचे ऊपर। तो ये जो सारी पोजीशन होगी वो सारी पोजीशन होगी इक्वेटोरियल। करस्पॉन्डिंग ये कह रहा है कि OH नीचे है, मतलब आप OH को यहाँ बना लो, इसमें भी नीचे है OH नीचे बना लो, इसमें OH ऊपर है तो ये OH यहाँ बना लो, इसमें OH नीचे है ये OH यहाँ बना लो। समझते? इस पर्टिकुलर में ये CH2OH और करस्पॉन्डिंग जो भी H है उसकी पोजीशन को यहाँ पे डाल दो। तो जब OH नीचे है इट मींस ये फॉर्म है अल्फा, और ये करस्पॉन्डिंग उसमें अगर चेक करें तो ये पर्टिकुलर ऐसा बनेगा। तो ये एक्सियल पोजीशन, ये सारी एक्सियल पोजीशन। अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो ये सारी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो केवल एनोमेरिक कार्बन का डिफरेंस है, जो ओरिजिनली कार्बन था इस पर्टिकुलर पे एक बार OH ऊपर कर दो, ये H, इसके कॉरस्पॉन्डिंग OH और CH2
तो ये H H H और ये H, ये कंपाउंड बन गए। तो जब OH ऊपर की साइड लिखा हुआ इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलते हैं बीटा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखो एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर की साइड लिखा हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो है बीटा डी ग्लूकोज। अब ना चार ऑप्शन दिया और ऑप्शन है पहला कीटो हेक्सो शुगर। तो मैंने क्या डिराइव किया था कि एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल ने अटैक किया, मतलब एल्डो हेक्सो शुगर है ना कि कीटो हेक्सो शुगर, बिकॉज एल्डो हेक्सो शुगर आर दोज दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड while keto hexo sugar are those which are polyhydroxy ketones। मतलब अगर फ्रक्टोज की बात करो तो फ्रक्टोज CH2OH CO CH2OH OH OH H OH H और H। तो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन साथ में कीटोन है, तो इस तरह के शुगर को बोलते हैं ये कीटोज शुगर। और 6 कार्बन इसलिए कीटो हेक्सो शुगर। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब एल्डोज शुगर। ये ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है एन एल्डोहेक्सोज, सही है, क्योंकि ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर लिखा था हमने, लिखा था CH2OH OH OH H OH H OH H और H। तो इसका पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, इट मींस एल्डोज शुगर, ये सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एन फ्यूरेनोज। तो फ्यूरेनोज sugars are those sugars which have 5 membered ring। It means अगर इसी पर्टिकुलर फ्रक्टोज के ऊपर ये अल्कोहलिक ग्रुप अटैक कर ले और कॉरस्पॉन्डिंग रिंग का फॉर्मेशन करे, तो रिंग कुछ ऐसी बनेगी, रिंग कुछ ऐसी बनेगी। इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक बार हम लिखेंगे OH, यहाँ पे CH2OH, और ये रिंग के अंदर यहाँ H, यहाँ OH, कॉरस्पॉन्डिंग OH H H और CH2OH, ये बनाओ। तो इसका अगर 5 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं तो इस तरह को बोलते हैं फ्यूरेनोज शुगर, फ्यूरेनोज शुगर। लेकिन नेक्स्ट वाला पूछ रहा है अल्फा पायरेनोज। तो पायरेनोज शुगर्स आर दोस व्हिच हैव 6 मेंबर रिंग। क्लियर, 6 मेंबर रिंग तो है लेकिन ये पर्टिकुलर अल्फा नहीं है, बल्कि आपने क्या बोल रखा है बीटा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा डी पायरेनोज, नॉट एन एग्जांपल ऑफ अल्फा डी पायरेनोज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंड एल्डोहेक्सोज। नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन पूछा वो है, इन्होंने पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा और उन्होंने पूछा हुआ है द करेक्ट फंक्शनल ग्रुप X एंड रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन Y इन द फॉलोइंग स्कीम आर। इन्होंने दिया X CH2 4 टाइम्स X, इसके ऊपर पहली बार इन्होंने ट्रीटमेंट किया Y का, फॉलोड बाई सेकंड टाइम इन्होंने ट्रीटमेंट कर रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में CH2 4 टाइम्स COOH, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय इट्स एडिशन और कंडेंसेशन ऑफ स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज मोनोमर। तो एडिशन को 2 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मोनोमर बार बार ऐड होते चले जाए, कोई चीज निकले नहीं, दे आर कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। और अगर इसी जुड़ने के दौरान अगर कोई चीज सिस्टम से निकल रही है, कंटिन्यूअसली निकलती चली जा रही है, तो उस तरह के बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, अगर हर एक स्टेप में कोई चीज निकले तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि X के ऊपर Y का ट्रीटमेंट करें, फॉलोड बाई इसका रिएक्शन कराएं, तो हमें कंडेंसेशन पॉलीमर मिलना चाहिए। मतलब कोई चीज सिस्टम से बाहर निकलनी चाहिए, या तो वाटर निकले या तो अल्कोहल निकले, मतलब कोई ना कोई चीज बाहर निकलनी चाहिए, उस तरह के पॉलीमर को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इन्होंने X में पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रखा है कि X जो है वो है COOCH3, मतलब एस्टर है, और जो Y है वो है हाइड्रोजन, निकल और ही। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एस्टर और एस्टर के ऊपर अगर हम हाइड्रोजनेशन करें, तो एस्टर के ऊपर हाइड्रोजनेशन करें तो हाइड्रोजनेशन इस पर्टिकुलर में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस करंट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इस हाइड्रोजन और निकल के द्वारा इस एस्टर का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसकी एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए एस्टर का हाइड्रोजन निकल के द्वारा कोई भी रिडक्शन नहीं होगा।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन में इन्होंने बोला एक्स जो है वो है अमाइड, वाई अगेन हाइड्रोजन निकल वही, तो यहाँ भी NH2 का प्लस है और NH2 का प्लस है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में भी पास है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें भी हमें रिडक्शन की बात नहीं सोचनी है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल। थर्ड वाले केस में इन्होंने यूज किया हुआ है XCONH2, लेकिन रिएक्शन करा रहे हैं वही ब्रोमीन और NaOH, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस CO को निकाल दो और CO को निकाल दो और कॉरस्पॉन्डिंग अमीन बना लो। तो इसका मतलब अगर XCONH2 CONH2 हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सेकंड स्टेप में ब्रोमीन NaOH का रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड। इट मींस amide when treated with bromine in presence of base give amine as a product and this reaction is called as Hofmann bromamide reaction। तो इसके corresponding जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा NH2 CH2 4 times NH2 और फिर इसका रिएक्शन यहाँ करा रखा है एसिड के साथ, तो एसिड ऐसे बना ले COOH और यहाँ पे करते हैं CH2 4 times COOH। इट मींस यहीं से हम वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर अमाइड लिंकेज बना लेंगे। इट मींस इधर अमीन्स में देखें तो 4 कार्बन है, इधर अगर एसिड में देखें तो 6 कार्बन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें नायलॉन 4,6 का फॉर्मेशन मिल जाएगा और हर एक स्टेप में वाटर निकलेगी। इट मींस एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। समझ गए? अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन में इन्होंने ले रखा है CN, तो CN के अंदर एडिशनल कोई रेजोनेंस नहीं है और जो एडिशनल कोई रेजोनेंस नहीं है और जो इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन कराएं तो हाइड्रोजनेशन से ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा CH2NH2। दैट मींस अगर इस CH2NH2 को यहाँ पे पुट कर दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलता है वो होगा NH2 CH2 NH2 CH2 CH2NH2 CH2NH2 और इसके बाद CH2 4 टाइम्स फिर CH2NH2 और इसका रिएक्शन इन्होंने करा रखा है एसिड के साथ, एसिड के साथ ये 4 टाइम्स COOH। तो फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो और कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड बना लो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 1 4 5 प्लस 6, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 6 है और यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो अब जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी लाइक दिस, यही चीज बार बार रिपीट करेगी NHCO CH2 4 टाइम्स CO, ये बार बार रिपीट करेगा। इट मींस इधर नंबर ऑफ कार्बन है 6 और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन है 6। इट मींस कंपाउंड बोला जाएगा नायलॉन 6,6। तो जो आंसर हो जाएगा द आंसर विल बी C and D। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, maximum number of isomers including stereoisomers that are possible on monochlorination of following compound is, मतलब हमें मोनोक्लोरिनेशन करनी है और जो कंपाउंड दे रखा है वो है CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। तो जब भी हमें मोनोक्लोरिनेशन करना है तो सबसे पहले हमें उसमें केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन को चेक करना है। तो इसका मतलब हम अगर इस पर्टिकुलर के बारे में सोचें तो ये यहाँ का कार्बन का हाइड्रोजन और यहाँ के कार्बन का हाइड्रोजन दोनों का नेचर सेम है। अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो ये और ये अलग अलग है। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें तो 1 क्लोरो और यहाँ पे करें तो 2 क्लोरो। इट मींस ये दोनों का पोजीशन केमिकली डिफरेंट है। यहाँ के हाइड्रोजन का भी पोजीशन केमिकली डिफरेंट है, यहाँ पर जाएगा 3 क्लोरो। यहाँ पे अगर करें तो इसका भी केमिकली डिफरेंट है। तो इट मींस दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैव 4 केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहां पे हम अपना पेन रख लें और मान लें कि Cl है और आईयूपैक नेम चेक कर लें कि अगर आईयूपैक नेम डिफरेंट है मतलब हाइड्रोजन केमिकली डिफरेंट है और आईयूपैक नेम सेम है इट मींस हाइड्रोजन भी केमिकली सेम है। तो अगर मैंने यहाँ पे पेन रखा और मान लिया Cl है तो कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल और पेंटेन, और मैंने यहाँ पे रखा तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इट मींस हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर दिस कार्बन है सेम केमिकल नेचर। इसी तरह से अगर मान लो मैंने यहाँ Cl रखा होता तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पे रखा होता 2 क्लोरो 3 मिथाइल। इट मींस हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज सेम। अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो नाम क्या आएगा 1 क्लोरो
और साथ में 2 इथाइल। इट मींस यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन का केमिकल नेचर सेम है। अब अगर इसके ऊपर मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये मिल जाएगा। दूसरा CH3 CH2 CH CH3 CH Cl और CH3 ये मिल जाएगा। बीच वाले के कॉरस्पॉन्डिंग CH3 CH2 C CH3 Cl CH2 और CH3 ये मिल जाएगा। और ऊपर वाले कॉरस्पॉन्डिंग चले तो CH3 CH2 CH CH2 Cl और CH2 और CH3, मतलब ये 4 स्ट्रक्चर वाइज हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है इंक्लूडिंग स्टीरियो। इट मींस हमें स्टीरियो भी सोचनी है। तो स्टीरियो मतलब कायरल कार्बन देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर के अलोंग इस कार्बन वगैरह एनालाइज करें तो एक है H, एक है इथाइल, एक है मिथाइल और एक है CH2Cl। मतलब इस पे लगे हुए चारों ही अलग अलग हैं। इट मींस ये सेंटर कायरल है और जब ये सेंटर कायरल है तो इसके अलावा एक होगा R और एक होगा S। इसमें अगर चेक करें तो इस पर्टिकुलर में ये भी सेंटर कायरल है और ये भी सेंटर कायरल है और सिस्टम में सिमेट्री नहीं है क्योंकि ए साइड यहाँ पे HCl और CH3 है, लेकिन यहाँ पे HCH3 के साथ इथाइल है। तो इसका मतलब अगर सिस्टम में सिमेट्री नहीं है तो इसके अलोंग भी RS होगा और इसके अलोंग भी RS होगा। तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा RR RS SSSR, 4 मिल जाएंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर चेक करें इस पर्टिकुलर में इथाइल सेम है, इथाइल और इथाइल सेम है। इट मींस ये कंपाउंड स्टीरियो में शो नहीं करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और उसको ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे H इथाइल और इथाइल यहाँ भी सेम है। इट मींस ये भी सिस्टम कायरलिटी शो नहीं करेगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बात करोगे वो हो जाएगा 8। तो 1 2 4 6 और 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर इज 8। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है the total number of contributing structure. Question is the total number of contributing structures showing hyperconjugation involving carbon hydrogen bond for the following hydrocarbon is. इन्होंने जो हाइड्रोकार्बन दिया वो है साइक्लोहेक्सेन और इसी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर इन्होंने एक जगह मिथाइल और दूसरे से इथाइल लगाकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रखा है। तो जब भी हमें हाइपरकंजुगेशन देखना है तो ये दिमाग में रखना है कि कार्बन टेट्राहेड्रल हो और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन हो और इसके बगल वाले कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो फ्री रेडिकल हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और जब नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेशन को काउंट करना है तो इसी पर्टिकुलर को घेर लेना है और इसी पर्टिकुलर को घेरने के बाद बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन देख लेना है कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपरकंजुगेशन होगा। जैसे अगर मैं समझाने के लिए ले लूँ कि ये है आपके पास CH3, ये है CH3 और यहाँ पे CH2 प्लस। तो इट मींस इस पर्टिकुलर की ओवरलैपिंग करा लोगे और एक जो हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर यहाँ से ले लें तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मींस हमने कहा कि इसी को घेर लेना है और बगल वाले कार्बन की हाइड्रोजन को काउंट कर लेने। तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपरकंजुगेशन पॉसिबल है। तो इट मींस हमने इसी को घेर लेना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल 1 2 3 और प्लस 3 टोटल वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्होंने मैच द कॉलम से पूछा। मैच द कॉलम को इन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको एक साथ पहले पूरा लिख दूं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। इन्होंने दिया ए के ऊपर मतलब बेंजीन से इन्होंने लगा रखा है कीटोन। बी जो ऑप्शन इन्होंने दिया वो दिया हुआ है बेंजीन से लगा इसके ऊपर NaOH, केमिकल रिएक्शन भी है NaOH एक्वस और इसके थ्रू इन्होंने बना रखा है बेंजीन और बेंजीन से 5 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड और